हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डीके सिंह। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर क्लास 10 में मैट्रिक बोर्ड का झारखंड में कैसा सवाल पूछा जाता है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साइंस टर्म 1 का पेपर, जो कि साल 2022 में आया हुआ है। दोस्तों, इस पेपर को यहाँ पे लाने का, दिखाने का एकमात्र मकसद मेरा ये है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए आपको कि कैसे आखिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं और मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से झारखंड बोर्ड द्वारा साइंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं एक अलग से एनालिसिस वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं प्रॉपर तरीका से डिस्कशन करूंगा। आज फिलहाल हम लोग यहाँ पे कीवर्ड देखने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं कि आखिर किस सवाल का आंसर क्या होगा और किस प्रकार से झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम का आइडिया लग सके। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके फटाफट। देखिए, आपको पहला सवाल यहाँ पूछा गया है, ये फिजिक्स का सवाल। देखिए आगे पे सब दिख रहा है। ठीक है ना? पहला सवाल इसमें है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन दे रखा हमारे पास, आंसर क्या होगा? सीधा। दूसरे सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो आंसर इसका क्या होगा? आधा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है ना? अब आइए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 6 में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। वस्तु कहां पे स्थित होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? F और 2F के बीच में, क्योंकि यहाँ पे शर्त लगा दिया गया है कि वास्तविक एवं आवर्धित दोनों होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए वस्तु का स्थिति कहां पे होगा? F और 2F के बीच होगा। ठीक है? चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 7 में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाएगी? तो हमारा ऑप्शन होगा अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। है ना? इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को भी देखेंगे। ऑप्शन सब में सेम ही लिखा गया है, 1 से 4 तक, यहाँ भी 1 से 4 तक। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है? सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? 9 नंबर सवाल बोला कौन सा लेंस होता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ऑप्शन दे रखा हमारे पास, कौन इसको नियंत्रित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पक्षमाभी मांसपेशियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या दिखा दिया है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। है ना? यानी इनफाइनाइट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है यहाँ पे कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो ये आंसर आ जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी शॉर्ट साइटनेस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 में हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? 14 में पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। है ना? अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब उष्मा की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं ना, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलता है। तो पूछा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ में बन रहा है। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि वियोजन। ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे आपके सामने सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में पूछा गया श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ सवाल नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 17 यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ऑप्शन हमारा क्या है? 2 नंबर। यहाँ इसलिए 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉपर जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कम होता है, यानी ये जिंक को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। आइए हम लोग 18वें सवाल में बढ़ते हैं। 18 सवाल हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? 18 सवाल पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? यहाँ पे 4 समीकरण का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जिसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन संतुलित है। तो हमारे पास देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, मैंने टिक कर रखा हुआ है कि आयरन यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 8 है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपका बराबर बराबर एटम यानी परमाणु नहीं दिखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 दूना का 4 यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, जबकि यहाँ पे देखिएगा आप तो हम 1 और 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है। तो 18 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 में पूछा है कि अभिक्रिया दिया है जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ, अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो किसका उपचयन होता है? उपचयन का मतलब क्या है यहाँ पे? उपचयन का मतलब है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। उपचयन का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ रहा है? देखिए यहाँ कार्बन पहले था, कार्बन ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, है ना। किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। किसमें? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। आइए हम लोग सवाल नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षार, ठीक है। अगर लाल के जगह नीला रहता कि कौन सा पदार्थ जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तब हमारा जवाब क्या होता? अम्ल होता। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन सा पदार्थ करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग यहां बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी बेसिक, यहाँ सॉरी कौन सा यहाँ पे दुर्बल अम्ल है? दुर्बल कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे वीक, है ना, वीक एसिड। तो वीक एसिड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग मारेंगे 4 में टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? हमें टिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ बोला है कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? H+ आयन। अम्ल के जगह क्षारक रहता तो आंसर हमारा OH- आयन हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 23 आपसे क्या पूछा है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान से सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो सारे सवाल बहुत आसान है, 40 में 40 लाना भी संभव है, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे वाला सवाल। सवाल नंबर आपका है यहाँ पे 24 यानी कि 24 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो हम लिखेंगे 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगर उदासीन विलयन बोल देता तो क्या बोलते? 7, है कि नहीं? 7 यानी 7 के बराबर। या अगर यहाँ पे क्षारीय बोल देता तो बोलते 7 से अधिक। लेकिन पूछा क्या है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर सवाल, कौन अधिक क्षारीय है? 25 नंबर सवाल में क्या पूछा गया हमसे? कौन अधिक क्षारीय है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच मान कितना है? 14 है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय यही होने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26। 26 में देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है।
आइए 27 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं इस पेज का। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, कहां से निकलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल से निकलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन जल से। ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिएगा 28 में पूछा है हमसे कि अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। सवाल क्या है यहाँ पे? अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसका अगर आप सूत्र लिखेंगे तो C2H5OH हो जाएगा। ठीक है ना, C2H5OH हो जाएगा, यानी इथेनॉल भी कह सकते हैं। 29 नंबर सवाल को यहाँ पे देखिए, इसमें क्या पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? इसमें से कौन परजीवी है? तो यहां हम लोग आंसर क्या देने वाले हैं? प्लाज्मोडियम। आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। 30 नंबर देखिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। 30 नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे 30 नंबर में पूछा गया है रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना। रुधिर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ब्लड हो गया। ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 31 की तरफ बढ़ते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, कोष्ठ का मतलब क्या होता है? चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है ना, कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? चैम्बर यहाँ पे होते हैं 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। सवाल नंबर 32, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। किससे संबंधित है? उत्सर्जन। आइए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 33 में। 33 नंबर सवाल यहां से पूछा गया, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पे पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। 34 नंबर सवाल पूछा गया, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? 34 नंबर क्या पूछा गया है? किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि हाइड्रा। सवाल नंबर यहाँ पे 35 पढ़ते हैं कि एड्स रोग किसके कारण होता है। ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर हम लोग 35 पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु, यानी कि वायरस। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपके सामने है, पराग कोश में होते हैं। पूछा है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर परागकण। क्या आंसर हो जाएगा? परागकण। ठीक है ना। आइए हम लोग 37 सवाल भी देख लेते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फल, यानी कि फ्रूट कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 38 की तरफ। सवाल नंबर 38 हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी, यानी कि कोयला। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, यानी कि कोल। ठीक है। आइए 39 नंबर सवाल भी देख लेते हैं यहाँ पे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। ठीक है। अब आइए फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल में आ गए हैं, यानी सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से मुख्यतः जैव गैस का संगठक क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। तो आपने यहाँ पे देखा कि आखिर किस प्रकार से जो हमारे पास जो है 2022 में टर्म 1 का पेपर आया हुआ था साइंस का। ठीक है ना, जो कि मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। तो इससे आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि आखिर सवाल यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में किस तरीका से पूछे जा रहे हैं और आपको तैयारी अब यहाँ पे किस हिसाब से करना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो हम लोग इसके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। वहां पे मैं लेकर आऊंगा अलग अलग चैप्टर वाइज कि किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं इस चैप्टर के माध्यम से मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा था, इस बोर्ड का जो पेपर लिया हूं उसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आपको आइडिया होना चाहिए कि पिछले बार सवाल क्या पूछा गया था और आखिर बोर्ड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ताकि आप उसी के हिसाब उसी डायरेक्शन में आप अपना तैयारी को बल दे सके, अपना तैयारी जो है प्रॉपर तरीका से कर सके। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पेपर देखकर थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि झारखंड बोर्ड में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और अभी 2023 का जो बोर्ड परीक्षा आने वाला है उसमें भी कुछ इसी प्रकार से सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो हम लोग को जो तैयारी करना होगा उसी डायरेक्शन में करना होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरे सब्जेक्ट को वहां पर लेकर मैं आऊंगा और उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और इसमें आइए और देखिए कि झारखंड बोर्ड में या किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे होता है, वहां का पेपर एनालिसिस देखेंगे। और झारखंड बोर्ड से अलावे अलग अलग बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, चाहे और स्टेट बोर्ड हो गया, उससे संबंधित मैं पेपर भी लाता रहूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी धीरे धीरे करके वहां पे लाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।